हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैंकफर्ट संसद। अच्छा, फ्रैंकफर्ट संसद किसे कहते हैं? मैं आपको जर्मनी के एकीकरण के विषय में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किए थे, वहां पर आप शायद फ्रैंकफर्ट संसद के विषय में थोड़ा बहुत समझते होंगे। आइए एक एक करके पॉइंटों के माध्यम से हम लोग समझते हैं फ्रैंकफर्ट संसद आखिर क्या है। ये आप समझना, कॉन्सेप्ट इज राइट। जो फ्रैंकफर्ट संसद है, जर्मनी के भाग में जो नेपोलियन नहीं था, वो नेपोलियन क्या किया था, इस संसद का गठन किया था। और इस संसद के गठन में 831 सदस्यों को चुना जाता था। अच्छा, 831 सदस्यों को चुना जाता था इन्हें संविधान बनाने के लिए। किसका संविधान? जर्मनी का संविधान। आखिर इस वीडियो में फ्रैंकफर्ट संसद के विषय में एक एक पॉइंटों के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिर कौन से राजा इस संसद के सदस्यों के संविधानों को क्या करता है, विरोध करता है और दूसरे राजाओं से मिल जाता है। आइए हम लोग पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिए, जर्मनी के ऐसे कई राजनीतिक संगठन थे, मतलब जर्मनी में बहुत सारे संगठन थे जिनके सदस्य मध्यम वर्ग, अच्छा आप लोगों को पता होगा जी, जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग पढ़े लिखे थे, अर्थात यही क्या करते थे, इन्होंने ही कहा था राष्ट्रवाद पहले है, अर्थात राष्ट्र से प्रेम करना पहले है, देश से प्रेम करना पहले और राजा से प्रेम करना बाद में है। ये पेशेवर और व्यापारी और क्या है, धनी कलाकार हुआ करते थे। इन्होंने ही बताया था कि भाई इस संगठन का उद्भव करना चाहिए, हमें एक सदस्य बनाना चाहिए और इन सदस्यों के गठन में एक संविधान को लॉन्च करना चाहिए और संविधान के प्रति ये देश चले। ये जो 39 छोटे छोटे राज्यों के रूप में जर्मनी बटा हुआ है, जर्मनी को एकीकरण करने के लिए फ्रैंकफर्ट संसद का क्या किया गया, गठन किया गया। आखिर आइए पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। वे फ्रैंकफर्ट शहर में एकत्रित हुए, एक सकल जर्मन असेंबली के लिए वोट करने का फैसला किया गया। 18 मई 1848 ईस्वी को, ये आप याद रख के रखना, 18 मई 1848 ईस्वी को 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने जश्न मनाते हुए, मतलब कितने सदस्य चुने गए थे, 831 सदस्य चुने गए थे। ये जश्न मनाते हुए जुलूस निकालते हैं और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की चल पड़ते हैं, मतलब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में चले जाते हैं, जिसका आयोजन सेंट पॉल के चर्च में किया जाता है। मतलब उसका आयोजन किसमें, कहां पर किया जाता है? सेंट पॉल चर्च में किया जाता है। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार किया, मतलब इन्हीं को ही सौंप दिया गया था। 831 जो सदस्य थे, इनको सौंप दिया गया था कि भाई आप क्या करिए, जर्मनी को एकीकरण में, अगर जर्मनी एकीकरण हो जाता है तो इसको क्या करो, आप संविधान बनाइए और ये जो जर्मनी है संविधान के तौर पे चलेगा। अब यहाँ पर राजाएं सर्वोच्च नहीं रहेंगे, अर्थात राजा कभी भी निरंकुश यहाँ पर नहीं रहेगा। अर्थात आप समझिए पॉइंटों के माध्यम से, इन शर्तों पर पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विलियम को वहां का शासक सौंपने की पेशकश की गई। मतलब अब इन शर्तों के अनुसार जो पर्शिया था, पर्शिया के राजा फ्रेडरिक और विलियम चतुर्थ को सौंपने का क्या कर दिया गया, पेशेवर दिया गया, अर्थात दस्तावेज दिया गया। कहा गया कि आप आइए हमारे जर्मनी में, और जर्मनी में आइए, आप जर्मनी को अपने अनुसार चलाइए। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंटों को समझते हैं मरियान और जर्मेनिया के विषय में। आखिर मरियान और जर्मेनिया जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एक एक करके पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंच राष्ट्र को मरियान का नाम दिया गया था, अर्थात फ्रांस जो राष्ट्र था इसका नाम क्या दिया गया था, मरियान, जिसे एक स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है, अर्थात एक स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है। इसी तरह से जर्मेनिया की मातृभूमि को जर्मेनिया का नाम दिया गया। ईसाई में महिलाओं के नाम के तौर पर मरियान लोकप्रिय नाम था, मतलब महिलाओं का नाम देने का ईसाई धर्म में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय नाम था। इसके बाद नेक्स्ट समझना, इसके चरित्र की उदारता और गणतंत्र पर आधारित किया गया, जिसमें लाल टोपी, वो कैसे पहनी रहती थी, लाल टोपी पहनी रहती थी, और तिरंगा झंडा और कलगी
कलगी मतलब आप ध्यान दिए रहना, जो बलूत का मुकुट रहता है, बलूत के पत्तों का मुकुट रहता है, उसे क्या कहा जाता है? कलगी कहा जाता है। ये आप समझते रहना। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कि बलूत की जो कलगी पहने हुए हैं मरियान और जर्मेनिया, ये आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दिए रहना। फिर इसके बाद आता है सार्वजनिक चौराहे पर उसकी मूर्तियां लगाई गई, सार्वजनिक चौराहे पर उसकी क्या किया गया? मूर्तियां लगाई गई, ताकि लोगों के विषय में क्या हो सके? राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पन्न हो और एक हम लोगों की क्या रहे? पहचान रहे। और सिक्कों और टिकटों पर भी क्या कर जाने लगा? इन सभी का चित्रण किया जाने लगा, तस्वीरें छापी गई, ताकि लोगों का क्या बन सके? पहचान बना ले, मतलब लोग इसे पहचान बना ले और राष्ट्रवाद के प्रति रहे। इस मरियान और जर्मेनिया के चित्र को बनाया गया। नेक्स्ट समझना, जो जर्मेनिया बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती थी और जर्मनी में बलूत के शौर्य की निशानी माना जाता है, मतलब बलूत के पत्तों को शौर्य की निशानी माना जाता है। शौर्य मतलब होता है वीरता। ये किसका निशानी माना जाता है? वीरता की निशानी माना जाता है, ये आप समझे रहना। ये शौर्य का मतलब होता है वीरता। ये आप फिर से समझिएगा कॉन्सेप्ट वाइज। जो फ्रांस के राष्ट्र के मरियान को नाम दिया गया था, मतलब फ्रांस के राष्ट्र का नाम क्या दिया गया था? मरियान दिया गया था, जिसे एक स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है। इसी तरह से जर्मेनिया की मातृभूमि को जर्मेनिया का नाम दिया गया। ईसाई में जर्मेनिया जो नाम है, आमतौर पर महिलाओं का नाम बहुत ही ज्यादा क्या होता था? लोकप्रिय होता था। नेक्स्ट समझते रहना, चित्र की उदारता और गणतंत्र के आधार पर वो क्या कहती थी? जो चित्र में दिखाया गया है, लाल टोपी पहने हुई, तिरंगा झंडा और कलगी थी। सार्वजनिक चौराहे पर इनकी मूर्तियां बनाई जाती थी, सिक्कों में तस्वीरें छापी जाती थी और टिकटों में तस्वीरें छापी जाती थी, ताकि लोग क्या हो सके? राष्ट्रवाद की भावनाएं में जागृत रहे। नेक्स्ट समझिएगा, जर्मेनिया बलूत के पत्तों को और मुकुट पहनती थी और जर्मेनिया बलूत को शौर्य की निशानी माना जाता है, मतलब जो बलूत के पत्ते थे उसे शौर्य की निशानी माना जाता था, अर्थात वीरता की निशानी मानी जाती थी। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो में पूरी एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल में बने रहिए। एक एक पॉइंटों के माध्यम से चाहे जो भी आपके कॉन्सेप्ट की वीडियो अपलोड किए जाते हैं तो आपके अनुसार ये वीडियो अपलोड किए जाएंगे। आइए हम लोग समझते हैं लौह एवं रक्त की नीति किसे कहते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझना, लौह रक्त की नीति उसे कहा जाता है लोहा उठाओ खून बहाओ। ये किसका कहना था? ये जर्मनी के एकीकरण के विषय में था। और कौन कहा था? जो विस्मार्क ने कहा था लोहा उठाओ खून बहाओ। यदि आपको राष्ट्रवादी होना है और जर्मनी को एकीकृत करना है, अर्थात इकट्ठा करना है, हमें लोहा उठाना ही पड़ेगा और खून बहाना ही पड़ेगा। ये किसकी क्रांति थी? लौह रक्त की क्रांति थी। आप समझते रहना, लौह रक्त की नीति का प्रतिपादन विस्मार्क ने किया था। कौन किया था भाई? विस्मार्क ने। इसी नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश को एकीकृत किया था, अर्थात इसी नीति के आधार पर लोहा उठाओ रक्त बहाओ के अनुसार जो विस्मार्क था, इसी के अनुसार इटली को क्या किया था? एकीकृत किया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लौह एवं रक्त की नीति किसे कहते हैं? तो आप लिखना लौह रक्त की नीति प्रतिपादन विस्मार्क ने किया था। इसी नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकृत किया, पूरे जर्मन प्रदेश को क्या कर दिया? एकीकृत कर दिया, अर्थात एक राष्ट्रवाद का निर्माण किया। आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मेटरनिक कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटरनिक बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जो मेटरनिक था ये एक चांसलर था। किसका चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति एवं संदेश का कट्टर विरोधी था, बहुत ही ज्यादा विरोध करता था। राष्ट्रवाद की प्रक्रिया में जर्मनी ना हो पाए, ना तो इटली हो पाए। ये क्या करता था? ये सभी से कहता था कि भाई ये जो लोग हैं राष्ट्रवादी की प्रक्रिया में ना जाए, अर्थात राष्ट्रवादी ना बने। अगर राष्ट्रवादी नहीं बनेंगे तो राजा के अंदर सभी शक्तियां नहीं रहेंगी।
ये जो मेटरनिक है ये क्या है, ये एक राजा ही है, ये कि फ्रांस के एक राजा है। ये राष्ट्रवाद की भावनाओं को नहीं व्याख्यात करता, अर्थात ये कैसा है, इसका कट्टर विरोधी पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थन करता है। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की थी, उस मेटरनिक व्यवस्था को कहा जाता था कि अपने इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में क्या था, विख्यात था। इसे क्या कहते हैं, मेटरनिक चांसलर कहते हैं। ये कहता है कि भाई ये राष्ट्रवादी की प्रति ना रहे, अगर राष्ट्रवादी के प्रति यूरोप रहते हैं तो राजा के अंदर सभी शक्तियां निहित नहीं रहेंगी, तो राजा नाम मात्र रह जाएंगे। अगर राजा नाम मात्र रह जाते हैं तो सभी शक्तियां कानून के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो मेटरनिक था ये क्या करता है, ये बहुत ही ज्यादा विरोध करता है राष्ट्रवाद के प्रति होना, मतलब राष्ट्रवादी नहीं बनने देता था। कौन नहीं बनने देता था भाई, मेटरनिक। ये सभी राजाओं को उकसाने का काम करता था, ये उकसाता था, कहता था कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो रही है, पेंटिंगों के माध्यम से वो प्रचार करें, कलाकारों के माध्यम से। मध्यम वर्ग उधर फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्यों को पार्लियामेंट तक पहुंच रहे हैं, 831 सदस्य, वो संविधान लागू कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट्स में आप समझना, जो मेटरनिक था ये क्या करता था, बहुत ही ज्यादा विरोध करता था, ये क्रांतिकारी बदलाव नहीं चाहता था। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।